पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का इजहार, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, कश्मीर और अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बड़ा जबरदस्त माहौल था, ऐसा होता है रहना चाहिए माहौल। कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तो बताया कोई फैसला नहीं हुआ किसी चीज़ के बारे में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने इंटरव्यू में तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का तज़किरा किया। इन मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है, मुकम्मल सीज़ फायर के ऊपर आमादा हो चुका है। वफाकी हुकूमत की कलदम तहरीके लब्बैक पर पाबंदी हटाने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी से पाबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। तहरीके लब्बैक की आइंदा पुरतशद्दुद एहतजाज न करने की यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत ने TLP के नाम से कलदम का लफ्ज़ हटाने की सिफारिश की थी। वज़ारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना अरकान को भेजी। खुफिया मुआहदा हुआ है, उसमें हुकूमत के पल्ले क्या रह गए? जो मुआहदा हुआ है वो यहाँ पे पेश करें। ये ऐवान किस लिए है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। जो नेशनल असेंबली की कौमी सलामती कमेटी है पार्लियामेंट की, उसका तकरीबन 5.5-6 घंटे का इजलास हुआ, जिसमें फ़ौजी क़यादत भी थी, आर्मी चीफ भी थे, DGISI भी थे, और पास में ट्रेडिशन ये थी कि वज़ीर आज़म भी होते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म मौजूद नहीं थे। बहरहाल उसमें से 3-4 बड़ी बातें निकली। बाद में एक ब्रीफिंग, छोटा सा स्टेटमेंट भी दिया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, चौधरी फवाद ने। उन्होंने कहा कि जी 2 बड़ी ख़बरें थी। एक तो है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ निगोशिएशन जारी हैं, उसमें जो अफ़गानी तालिबान हैं और गवर्नमेंट जो उनकी अबूरी हुकूमत है, वो लोग भी उसमें पूरा एक रोल अदा कर रहे हैं। जो लोकल लोग हैं पाकिस्तान के, जो अफेक्टेड भी थे, जिस इलाकों के थे, बड़े जो नाम हैं, वो भी उस प्रोसेस का हिस्सा हैं और उनसे निगोशिएट चल रही है कि लॉन्ग टर्म किस तरह एक चीज़ ख़त्म हो। जो नहीं किया कहा गया ऑफिशियली, और जो हमारे ज़राए ने हमें बताया उस मीटिंग में, कि ये भी बताया गया कि इसमें हक़ानी ग्रुप जौन सा है वो भी इस गुफ्तगू में शामिल है। और शायद उसके लिए एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी दी जा रही है कि पाकिस्तान को इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दाइश है, अगर ये तमाम जो ग्रुप्स हैं, अगर इनको न्यूट्रलाइज़ ना किया गया, जैसा TLP है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, तो दाइश अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक ग्रुप बना हुआ है और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी है, उनको रिक्रूट इन नाराज़ एरिया से मिल जाएंगे और वो एक नई फोर्स बन जाएगी। बहरहाल दैट इज़ अनदर रीज़न। लेकिन आज जब TLP का भी विड्रॉ हो गया, उसका कालदम का स्टेटस ख़त्म हो गया, तो हमने देखा कि बैन सिपा साहबा के एक बड़े फायर ब्रांड औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब हैं, जो फाउंडर थे, बाद में वो 2-3 मुख्तलिफ जमातों का नाम बदल बदल के सामने आया। उन्होंने भी पिंडी में एक जलसे में आज धमकी दे दी। उन्होंने कहा हमारे पे सी बैन हटाएं, वरना हम भी एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। फिर एक अंसारुल इस्लाम, जो जिसका ताल्लुक JUIF से बताया जाता था, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको भी हटाया जा रहा है अब बैन के ऊपर से। बाकी जब सब ने मौसम बदलता देखा तो MQM के मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी दाग दिया कि हमारे से पाबंदी क्यों नहीं हटाई जा रही है। अगरचे उनकी पार्टी तो MQM पाकिस्तान बैंड नहीं है, शायद वो 9-0 को रिवाइव करना चाहते हैं, उन्होंने भी अपना दुख लापना शुरू कर दिया। कुछ सवालात उठते हैं। आज बातें और भी बहुत थी, चीनी की महंगाई, सब कुछ, लेकिन मेरे नज़दीक 5-6 बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं। एक तो सवाल ये, एक तो मैं आपको थोड़ी सी अंदर की स्टोरी बताऊँगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉमेंट भी आया आर्मी चीफ का, जो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जो एक पेज की कहानी चल रही है और सब कुछ है, उस पर मैं बाद में बात करूँगा। अंदर की कहानी है वो आपसे शेयर भी करूँगा। कि 3-4 सवाल हो रहे हैं कि जो ये सियासी मजहबी धारे में, मजहबी जमातों को सियासी धारे में लाने की बात हो रही है, क्या इस मुल्क में दोबारा एक थर्ड फोर्स तो नहीं क्रिएट हो रही, मजहबी फोर्स, जो आने वाले इलेक्शंस में एक बड़ा फैसला को किरदार अदा कर दे। छोटा सा एक स्टैट में आपसे शेयर कर लेता हूँ। TLP की सिर्फ पंजाब के अंदर जो वोट इन्होंने लिए थे, वो तकरीबन 133 नेशनल असम्बली की सीटें ऐसी हैं कि जिनमें इनके वोटों की तादाद जीतने और हारने वाले के वोटों की तादाद फ़र्क से ज़्यादा है। यानी कि 133 नेशनल असम्बली की सीट्स TLP रिज़ल्ट उसका ऊपर नीचे हो सकता है। सिमिलरली दूसरी जमातों का भी रोल है। पहला सवाल तो ये है कि क्या एक थर्ड फोर्स तो क्रिएट नहीं हो रही। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या इंतहा पसंद तंजीमें, जिस तरह TLP का भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़रिया है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन दो सब के नज़रें मजहबी नज़रियात हैं। ये शरिया, रसूल पाक या कुरान अपने नज़रिए से इंटरप्रेट करते हैं और उस पर करते हैं।
क्या ये इन नज़रियों से कभी दस्तबरदार हो सकते हैं? और इन क्या जो ये आइडियोलॉजिकल बेंट है, क्या इसके बाद ये अपने आप को पाकिस्तान आइन के ताबिक समझेंगे? अगर आप शरिया और उसको अपना मेन समझते हैं तो क्या एक मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ये आएंगे? इसलिए क्या ये मुआहदे जो आज हो रहे हैं, चाहे हालत मजबूरी में हो या कौमी इंटरेस्ट में, लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में जो हमें बताया जाता है, क्या ये होंगे? और आज की जो मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री कमेटी की, इंटरेस्टिंग बात है उसमें भी किसी चीज़ की तफसील नहीं बताई गई। ये नहीं बताया गया कि तालिबान से क्या क्या बातचीत हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मुआहदा हुआ है TLP का, गवर्नमेंट का, उसकी भी डिटेल्स नहीं बताई गई। आज पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी को भी नहीं बताई गई। ये कब आएंगी? सिर्फ ये कहा गया कि कोई भी चीज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट लॉ नहीं होगी, जो बड़ा ही एक वेग सा, मिसलीडिंग सा टर्म है। और तीसरा, जो इतना एक मौसम चल पड़ा है पाकिस्तान में, ये मजहबी इंतहा पसंद जमातें या दूसरों को मेन स्ट्रीम में लाने का और कालदम ख़त्म करने का, इसका फैक्टर वगैरह पे क्या असर पड़ेगा? वहाँ पे सीरियस कंसर्न है। GSP प्लस पे क्या असर पड़ेगा, वो भी रिन्यूअल के लिए आ रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ गवर्नमेंट की तरफ से सेनेटर शिबली फराज मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थैंक यू शिबली साहब। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, फॉर्मर गवर्नर सिंध एंड स्पोक्स पर्सन टू नवाज शरीफ एंड मरीम नवाज साहिबा। और कमर जमान कायरा साहब हैं, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। पहले मैं ज़रा एक चीज़ शिबली आपसे मैं शुरू करता हूँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पे कमेंट आया कि किसी ने कोई बात की, तो मैंने 4-5 लोगों से बात की, जैसे आपका दोस्त होते हैं, बात कर लेते हैं, अनऑफिशियली तो बात कर ही लेते हैं अंदर की मीटिंग की। तो मैंने कहा ये तो बताएं वो तासुर क्या था दोस्ती का, जो आजकल बड़ी बहस चल रही है SI DG के ऊपर से जो चला है, और एक इम्प्रेशन बढ़ रहा है ना कि बड़े हालात टेंस हो गए आपके और मिलिट्री की आदत के। तो मैंने कहा कोई ऐसा जनरल्स ने इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि बहुत दोस्ती है गवर्नमेंट के साथ? तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट कोट किया। उन्होंने कहा कि वहाँ पे चीफ ऑफ द आर्मी साहब ने कहा कि यार हम तो मुलाजिम हैं रूलिंग गवर्नमेंट के, हम किसी के दोस्त नहीं हैं। तो कल तक तो हमें बताया जाता था कि आप दोस्त हैं, एक पेज पे हैं, सब कुछ हैं। तो ये कमेंट बड़ा एक इस पर बहुत लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, क्योंकि आज से मेरा गालिबन 6 महीने या 8 महीने पहले भी एक इस तरह की प्रेजेंटेशन हुई थी जिसमें आर्मी चीफ और DGI यही आए थे, और बिल्कुल आज भी उसी तरह का माहौल था। देयर वाज नो टेंशन, बड़ी कैंडिडली बातें हुई, बड़े उसमें पूरे एतमाद और पूरे उसके साथ हकीकतों के साथ बात हुई। और जहाँ तक कि आपका ये सवाल है वो कि ये एक इन कैमरा मीटिंग थी, तो उसके प्रोसीडिंग्स को तो ऑब्वियसली मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो लेकिन ये जो आपने भी बात की है ना, इसको ये थोड़ा सा मिसकंस्ट्रूड सा है। अच्छा, बहुत 2-3 लोगों ने ऐसे ही सुनाई ये बात। बहुत बेहतर वो उन्होंने पूरी वो रिस्पेक्ट, लाइट हार्टेड था, लाइट हार्टेड, बहुत लाइट हार्टेड और बड़ा नहीं सीरियस, क्योंकि एक वन ऑफ द नहीं मैं कमेंट पूछ रहा हूँ, ये लाइट हार्टेड कमेंट था? This was a serious comment. Okay. This was a serious comment, but not in the same way like it has been narrated to you. ये exactly ये नहीं था, वो बहुत बेहतर बात हुई थी, मैं इस हद तक कहूँगा। अच्छा ये मुझे बताएं, कमिंग टू द अदर थिंग, ये जो चल पड़ा एक सिलसिला, ये देर पा कैसे होंगे? बिकॉज ये तो बड़े नज़रियाती ग्रुप्स हैं जिनके नज़रियात बिल्कुल क्लैश करते रहे हैं रियासतों से और हुकूमतों से। देखें, इसमें ज़ाहिर है ये बड़ा एक मुश्किल इशू है और एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, सेंसिटिव कह लें, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है। देखें, हमने ऐसे भी ममालिक देखे हैं, साउथ अमेरिका में, पेरू में था, कोलंबिया में था, जिनके कि उनकी सीरियस चीज़ें चल रही थी जिसमें कि बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था। इत्तेफाक से उन दिनों मैं इसी इलाकों में था। तो एक टाइम आता है जहाँ पे कि आप देखते हैं कि इनफ इज़ इनफ, और आप देखते हैं कि अगर 2 चॉइसेस हैं आपके पास, एक वो है कि वो जंग व जदल, वही टेररिज्म, वही चीज़ें हों, और दूसरा ये है कि थ्रू नेगोशिएशंस आप किसी को रास्ता देते हैं कि अगर वो अपने आप को कानून और उसके आइन के तहत ले आएँ, तो फिर उसके साथ बाकी चीज़ें भी, शराइत भी होती हैं कि ज़ाहिर है कि कुछ ऐसी जराइम होते हैं जो कि आप उनको कंडोन नहीं कर सकते, बिकॉज उसका थर्ड पार्टी के लोगों के साथ ताल्लुक होता है। TLP में तो आपने कर दिया, आपने लोगों को छोड़ भी दिया है, वो जमात कालदम भी ख़त्म हो गई है,
जो पुलिस वाले शहीद हुए उनका कोई जिक्र ही नहीं है, जो पहले शहीद हुए थे उनका भी कोई जिक्र नहीं। देखिए डेफिनेटली जो उसकी जो डिटेल्स हैं और मुआहदे की वो तो ज़ाहिर है 1-2 रोज़ में आ जाएंगी। सो उससे पता चलेगा कि एक्चुअली है क्या। नताइज तो सामने आ गए हैं ना, आज उनका वजीराबाद का रास आज धरना भी खत्म हो गया। नहीं वो तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वो तो ठीक है, लेकिन हम उनकी जो डिटेल्स हैं जो उस मुआहदे की हैं वो 1-2 रोज़ में आ जाएंगी। तो उस वक्त मैं तो कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था और मैं मुल्क से बाहर भी था। तो ये फ़ैसला करना है हमने कि हमारे पास चॉइसेस क्या हैं। एक ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब स्टेट अपना वो सकम करती है या वीक शो करती है अपने आप को, तो ज़ाहिर है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता, वो देर पा भी नहीं होता। मुआहदा वो बेहतर होता है जिसमें कि आपने एक लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, जिसमें कि आप अपनी ज़ाती जिस तरह आपने TLP का इशू डील किया है, क्या आपने कमज़ोर रियासत का इम्प्रेशन नहीं दिया? देखें ये डिपेंड करता है कि जब अगेन आई वुड से कि इसमें 2 चॉइसेस क्या है। अब देखें हमारा ये हमें पता है नहीं। अब अगर मैं आपको बताऊं, अभी अगर हम ये बात कर रहे होते, अगर इसी धरने को या इसी सिटिंग को हमने या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने ब्रूटली क्रश किया होता, ब्रूटली इसको हैंडल किया होता, यही था ना मतलब स्ट्रीट्स आर ब्लॉक्ड, तो आप आज यहीं पे बैठे हुए मुझसे ये सवाल कर रहे होते कि जी ये तो आपने बड़ी ज्यादती की है। ये अजम्पशन आपकी नहीं, हमारी नहीं। नो है ना? ये है ये तो अभी आप ना करें। हमने मीडिया में नहीं देखा, आपने आप देखते नहीं है जिस तरफ वो आप यू विल आस्क द ऑपोजिट साइड। आपने पब्लिक ओपिनियन के डर से आपने वो कदम नहीं उठाया जो आपको उठाना चाहिए था। नो नॉट एट ऑल। मैं ये कह रहा हूँ कि दैट वाज द डिसीजन टेकन ऑन मेरिट कि जी इस वक्त सिचुएशन में क्या हमारे पास चॉइसेस क्या हैं। एक चॉइसेस और दूसरा ये है कि देखें आपको पता है कि हमारे मुल्क में 52 इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो मज़हब की जो एक इंटरप्रिटेशन है, जो उसकी जो एक सेंसिटिविटी है, वो कुछ ज़रूरत से हुकूमत लेने से पहले आपको पता नहीं था कि इस मुल्क में बड़े सख्त फैसले लेने पड़ते हैं और लेने पड़ेंगे। क्या मतलब है कि हम हर जगह बस बैकरी ट्रैक कर जाएंगे बिकॉज दिस इज व्हाट यू कॉल। देखें कुछ चीज़ें होती हैं जिसको कि आप कह सकते हैं कि टैक्टिकल रिट्रीट होती है। दीज आर नॉट ये टैक्टिकल रिट्रीट, ये हमें बट यू डू एडमिट इट्स अ टैक्टिकल रिट्रीट। एग्जैक्टली नो, बट द थिंग इज दैट इस किस्म के वाकयात पहले नहीं हुए हैं। ठीक, क्या उनका नतीजा निकला? मैं अब मॉडल टाउन था और इस किस्म के जो इंसिडेंट्स हुए जिसमें के वायलेंस हुआ, उसका फिर क्या हुआ कि जी वही मीडिया था जो कि कहता था कि जी ये तो बड़ी जाती की। नहीं, उसमें अगर आपने सजाएं दिलवाई हो, आज तक आप ही की हुकूमत नहीं, आप ही के एलाए थे कादरी साहब, वो आपके खिलाफ बोलते हैं। क्या आप मुझे ये बताएं, आप मुझे बताएं कि आप किस हाल में खुश होते हैं? आपको तो कि जो जुर्म करे उसको सजा मिले, हम इस हाल में खुश होते हैं। लेट द हेवंस फॉल। हम तो सीधी सी बात है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू पर्टिकुलरली बट जनरली मीडिया में कारा साहब ये मुझे बताएं, ये एक मौसम आया है कि मेन स्ट्रीमिंग हो रही है, इतने मजहबी और हम देख रहे हैं ग्रुप्स को मेन स्ट्रीम किया जा रहा है। अच्छी बात है, किया जाना चाहिए, वो भी ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह एक बहार सा का मौसम सा बन गया है, क्या हम एक मजहबी थर्ड फोर्स देख रहे हैं आने वाले इलेक्शंस के लिए? क्या ये एक थर्ड फोर्स बन रही है एक मजहबी वोट बैंक इकट्ठा करके? हेलो मालिक साहब। जी कारा साहब। जी हेलो। जी कारा साहब, आवाज आ रही है, बोलिए आप। मालिक साहब, जुबैर साहब से पूछ लें, मैं जिस एरिया में हूँ यहाँ सिग्नल सही नहीं है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। अच्छा, मैं आपको रिकनेक्ट करते हैं। जुबैर साहब, सेम क्वेश्चन टू यू, क्या ये आपको लग रहा है कि कोई मजहबी फोर्स बन रही है थर्ड, कि ये पार्ट ऑफ नॉर्मल रूटीन चीजें और इस तरह होनी चाहिए? देखिए, मजहबी थर्ड फोर्स बनना कोई ख़राबी नहीं है, किसी हर की चॉइस है। पाकिस्तान के आइन के हिसाब से अगर कोई एक इत्तेहाद बनाता है या कुछ करता है, वो एक अलग चीज़ है और उसके इम्प्लिकेशंस पर बात की जा सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि किसी को राइट नहीं है। द प्रॉब्लम एट हैंड राइट नाउ इज़ फार सीरियस। इसको जिस तरह से भी पेश करने की कोशिश करें, एक तो अगर आप एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं या आप बाहर बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली आज से 2 हफ्ते पहले की बात है, ट्यूसडे को 2 हफ्ते पहले इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आके काबीना के इजलास के बाद 2 चीज़ें बताई पूरी कौम को। सो इनकी हैंडलिंग जो है ना, जिससे सीरियस कंसर्न होता है कि ये इनको कितना अदराक है नेशनल इश्यूज़ का, उसके सीरियसनेस का, और वो
किस तरह हैंडल किए जा रहे। एक तो उन्होंने कहा कि इनको अब मिलिटेंट विंग के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, टीएलपी को, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा, हमने नहीं कहा था। और उन्होंने काबीना के इजलास के बाद ये बताया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इनका इंडियन कनेक्शंस हैं, इंडियन फंडेड हैं, उसके बिल्कुल क्लियर सबूत मौजूद हैं। और सिर्फ उन्होंने ये फिर इंडियन कनेक्शन नहीं कहा, फिर उसके बाद असद उमर ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा और मुतअद्दिद बार शेख रशीद साहब ने कहा। अब हुआ क्या, ये कह रहे हैं रिट्रीट, इतना ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग रिट्रीट मैंने नहीं देखा कभी, कि उन दो वज़ीरों को तो बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को और एक इंटीरियर मिनिस्टर को, कि आप कहीं भी नहीं करीब करीब आएंगे, बल्कि इस्लामाबाद से अगर आप चले जाएं बाहर तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमने वो रिट्रीट करना है, हमने एक सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन करना है जो आपकी मौजूदगी में थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट, आपके लिए भी एम्बैरेसिंग होगा, सो दूसरों को करने दें जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। और उसमें ऐसे लोगों को भी लेके आए जिनका कोई ताल्लुक नहीं है नेशनल पॉलिसी मेकिंग में, लाइक फॉर एग्जांपल अकील डैडी, हाईएस्ट रिगार्ड फॉर हिज बिजनेस एक्यूमेन, बट वो एक जगह बैठ के ये कहते हैं, वो ही वाज रिप्रेजेंटिंग बाय द वे, वो तस्वीरें भी रिलीज हुई और वो एक कामरान खान के शो में कहते हैं कि 8-10 लोगों के मरने के बेसिस पर तो नहीं हम सब कुछ रोक सकते, अब हमें उनको भूलना पड़ेगा। नाउ आइदर द गवर्नमेंट शुड हैव कॉन्ट्रडिक्टेड और स्लैप्ड हिम सेइंग कि भाई आप बातें क्या कर रहे हैं। सो देयर इज मास स्केल कंफ्यूजन। मेरा सवाल ये है कि क्या जमातें जिनके नज़रियात बकौल उनके आप और मैं डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी, उनका एक अपना नज़रिया था कि यहाँ शरीयत लाएंगे, ये हमारी शरीयत होगी और इसके मुताबिक तुम्हारा निज़ाम गैर इस्लामी है, उसके अंदर हमारे 70,000 लोग भी मर गए, हमारे बच्चे ज़िबा भी हो गए, लेकिन वो अपने इस्लाम के उनकी इंटरप्रटेशन थी। इसी तरह तमाम मजहबी जमातों की जो सख्त रवैये रखती हैं उनकी अपनी मजहबी इंटरप्रटेशंस हैं। इनके साथ मुआहदे क्या लॉन्ग टर्म चल पाएंगे, क्योंकि आपका आइन तो एक इंसानी डॉक्यूमेंट है ना। बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। देखें, ये जो हमने जो आज से 40-50 साल से सीखा नहीं है, और अभी शिपली ने खुद एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी बाकी 52-53 मुस्लिम ममालिक की, वहाँ क्यों नहीं है मसला, क्योंकि हम रिट्रीट करते हैं, स्पेस देते हैं, हम समझते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। जब स्टेट मुश्किल फैसले इस वजह से ना करे विद द पॉसिबिलिटी तो ऑफ, अभी क्या ऑप्शन था, रियासत क्या करती? शिबली ने एक और बात भी की, उन्होंने जुबैर उन्होंने एक और बात भी की शिबली साहब ने, उन्होंने ये भी कहा कि देखें अगर हम तशद्दुद करते फिर लोगों ने कहना था देखो इतने लोग सड़कों पे मार दिए हैं, तो डैम्ड इफ आई डू डैम्ड इफ आई डोंट वाला हिसाब बन गया। अगर वो खून खराबा तो पहले तो ये आके नहीं कहना था ना, तो फिर मेरा तो बड़ा सीरियस मसला है, फिर तो मेरा बड़ा सीरियस मसला है कि एक तो आपकी पॉलिसी बड़ी क्लियर होनी चाहिए थी और आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। जब काबीना के इजलास के बाद आप ये कहते हैं कि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ट्रीट किया जाएगा एज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड व्हाट हैपेंड टू द इंडियन फंडेड, इसका मतलब ये है कि आपका नैरेटिव नेक्स्ट टाइम जब आप बोलेंगे तो हम समझिए आप सिर्फ सियासी मकासद हासिल करने के लिए ये इधर उधर की जोड़ रहे हैं कि ये इंडियन कनेक्शन है, ये इसका मतलब ये है कि आपका कोई एक्सरसाइज नहीं होती, कोई सीरियसनेस नहीं होती, आप सिर्फ चिपकाने के लिए किसी को करते हैं। और दूसरी बात ये किसने कहा है कि अगर कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसने गलत काम किए हैं, अगर पंजाब पुलिस के साथ जो ब्रूटैलिटी हुई है, अगर आप उसको इस वजह से रिट्रीट करें तो फिर अगली दफा वो क्यों नहीं करेंगे? चले, वो तो वैसे उसके बाद दोबारा ब्रूटैलिटी जो आपने की थी मॉडल टाउन में, नहीं वो तो वैसे, लेकिन शिबली साहब वो तो एक कमाल है, कारा साहब भी कनेक्ट हो गए, मैं उनसे सवाल करना है, लेकिन एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उस सूबे में कुछ 6 आपने आईजी बदले, हर दूसरे दिन एसएसपी डीएसपी बदले जाते हैं, जिन लोगों ने ना जो शहीद हो गए तब भी, उसके बाद सारा नज़ला भी आपकी गवर्नमेंट्स का पुलिस वालों पे गिरा है। तुमने लाहौर में हैंडल ठीक नहीं किया, तुमने गुजरात में हैंडल ठीक नहीं किया, जबकि हर जगह हमें गवर्नमेंट की मिस हैंडलिंग नज़र आई। पिंडी में आपने इजाज़त नहीं दी 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालने की, लाहौर में आपने दे दी। एक दिन आपके लोग कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगले दिन आप कहते हैं सब अच्छा है, बड़े अच्छे लोग हैं, गलत हो गया। कन्फ्यूजन तो गवर्नमेंट की है, मलबा सारा आपने ऐसी पुलिस पर डाल दिया, इसका मोरल आपने खुद तबाह कर दिया। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये पुलिस वाले जो शहीद हुए, चाहे वो ये इस क्राइसिस में हुए या मुख्तलिफ़ जगहों पे होते हैं या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में हो जाते हैं, ऑब्वियसली ये एक बड़ा
जिसको ये फैमिली मेम्बर्स ही जान सकते हैं उस दुख को। लेकिन पता है क्या, ये जो बात कर रहे हैं ज़ुबैर कर रहे हैं या जो आप कह रहे हैं, देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि इवॉल्विंग सिचुएशन होती है। इट टेक्स टर्न्स, इट टेक्स डिफरेंट डायमेंशंस होता है ऐसी सूरत। अब सिवा साहबा वालों ने आज कह दिया कि हम एहतजाज करेंगे और जुलूस था बहुत बड़ा, उस पर उन्होंने कहा तुम चलोगे, उनका चलेंगे, तुम घेराव करोगे, करेंगे। कल 4000 बंदा लेके सिपा साहबा आ जाती है और वो कहती है कि हमारा हटाएं, तब भी आपके पास यही सवाल है, फिर क्या होगा? उनको भी हम कौमी मुफाद में बिठा लेंगे। देखिए मैं मालिक, एक ये बड़ी अहम बात है, ये बात अक्रॉस द पार्टी लाइंस है, इसमें कोई पार्टिजनशिप पे की बेसिस पे हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमने देखा है कि ये 77 से लेकर और थैंक्स टू ज़ियाउल हक एंड हिज रेमिनेंट्स, जिन्होंने कि एक मुल्क में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया। वरना आपको पता है कि जो आपके मुल्क में जितनी भी मजहबी जमातें थी, सियासी मजहबी जमातें थी, उन्होंने कभी भी कोई एक मेजर डेंट नहीं किया इलेक्टोरल उसमें। उनके जलसे भी बड़े हो सकते हैं, उनको ठीक है तहरीक मॉडरेट थी, वो इंतहा पसंद नहीं थी जी, वो इंतहा पसंद नहीं थी बिल्कुल। तो रिवॉर्ड तो आप इंतहा पसंदों को कर रहे हैं। नहीं देखे ना, ये तो एक कल्चर डेवलप हुआ है, पॉलिसी बना ली है, बैड बिहेवियर आप ये कर देखे ना मालिक, इट इज नॉट me against you, you against me. It is a common problem that we have. This is a problem which has been, ये problem को किया गया है, क्रिएट किया गया है, बने हैं हमारे नेबरहुड में, क्या हुआ, पूरी तारीख आपकी, कितनी लोग इन्वॉल्व रहे, किन किनों ने पैटर्नाइज किया, ये सारी चीज़ें मिल मिला के एक रियलिटी है, जिसे कि हर किस्म के लोग इस वक्त इस सोच में हैं कि वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस, हमने इस चीज़ से निकलना है। जी कहरा साहब से वही सवाल फिर मैं प्रोग्राम आगे लेके जाऊंगा, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं, जो पहले भी मैंने सवाल किया था, जो जमातें नजरियाती बेसिस पे इंतहा पसंद होती हैं या एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेती हैं, उनके साथ किस बेसिस पे मुआहदा देरपा होगा? चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, चाहे TLP हो या दूसरों जिनका अपना नजरिया शरिया का, कुरान का, रसूलुल्लाह का, उनके साथ एक चल सकेंगे मुआहदे? मालिक इसको ना हम इसको थोड़ा सा एक और एंगल से देख लें, शायद मेरा नुक्ता नजर आपको समझ आ पाए, मेरा पता नहीं आप एग्री करें न करें। करारदाद मकासद से चल के जहाद कश्मीर और जहाद अफगानिस्तान से होते हुए जो प्रॉक्सीज हमारे मुल्क के अंदर लड़ी गई फिकी बुनियादों पे, उनको भी शामिल करते हुए हमारे मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी मिक्स अप हो गए। बहुत सारे ग्रुप्स को स्टेट पैटर्नाइजेशन रही, उनसे हम लड़ाइयाँ लड़वाते रहे, और जो बाकी ग्रुप्स थे वो उनके देखने में कि जी फलां ग्रुप तो बड़ा तगड़ा हो गया, उसको स्टेट रिस्पॉन्ड करती है, उसको पैसे भी मिलते हैं, उसको इज्जत भी मिलती है, उसको हर जगह स्टेट पावर में उसका हिस्सा भी बनता है, तो मैं पीछे क्यों रह गया हूँ? ये देखा देखिए कमल हुआ है आज तक का, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन आज तक का मेरा लर्न्ड लेसन ये है कि कोई भी ऐसी तंजीम, मजहबी तंजीम खास तौर पे, जो इंतहा पसंद थी, ये कोलंबिया वगैरह वहाँ जो इशू था वो ड्रग लॉर्ड्स का था, वो एक इंटायरली बहुत मुख्तलिफ इशू है। लेकिन यहाँ पे ये मजहबी जमातों का इशू मजहब के हवाले से नहीं है, उनका इशू बुनियादी तौर पे रियासत के सियासी अमल में और रियासत की ताकत में अपना हिस्सा लेने का है, और वो ग्रेजुअली इस तरह के मकासद आस्ता आस्ता बढ़ाते जा रहे हैं। जब जब ऐसे मुज़ाकरात हुए, जब जब ऐसे रिलीफ दिए गए, रियासत ने स्पेस दी है, जमातों ने स्पेस ली है, और आज हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली सियासी जमातें श्रिंक हो रही हैं, मजहबी जमातें फैलती जा रही हैं, और बिल्कुल अगले इंतखाब में आप एक नई किस्म की MMA देख सकते हैं, आप PTI के साथ किसी नई MMA का इत्तेहाद देख सकते हैं। ये बहुत सारी सूरत हाल है, प्रपोजिशन है, लेकिन ये सारी बर्बादी की दास्तानें हैं। लेकिन मालिक बात तो ये है कि मजहबी जमातें तो चले जो करेंगी करेंगी, अगर ज़ियाउल हक ने इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम पे नाम पे तो आज हमारी जो हुक्मरान जमात है वो भी मदीने की रियासत और जो बड़ा मुकद्दस नाम है, जो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, वो भी अगर इसी पे खेलेगी, यानी उसके साथ उसका ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन वो भी सिंबलिज्म के साथ, लोगों के जज्बात के साथ खेलेगी, तो फिर ये तो आपका मुस्तकबिल का एक नैरेटिव बनाना पूरा, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल रास्ता पैदा हो रहा है। कर साहब मुझे एक बात बताएं, एक माह पहले एक छोटी सी बात, जी जो बात है ना इस मुल्क के अंदर रियासती इदारों की, देखिए फौज का अपना एक रहा है, रोब है, दबदबा है, वो अपनी जगह मौजूद है,
वो भी रोड हुआ। लेकिन जो पुलिस की हालत हमने कर दी है, जो हमारा रेगुलर लॉ एनफोर्समेंट का सबसे बड़ा इदारा है, उसकी हालत हमने एक लेम डक की कर दी है। हमने पुलिस की तादाद बढ़ा दी, उनके हमने हाथ बांध दिए और हुकूमतें उनके साथ खड़ी नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेट, उनके यहाँ गलतियां होंगी, उन गलतियों को दुरुस्त करें, लेकिन जो हालत कर दी गई है, अगर इस मामले को हैंडल करने के लिए सियासी हुकूमत आईजी पंजाब के साथ खड़े होकर से कहती कि तुम जो फैसला लोगे तुम उसके साथ होंगे, तो फिर ये सूरत हाल ना होती। आज आपके बंदे मर रहे हैं, आपके इस इदारे का मोराल बर्बाद हो रहा है, इसी तरह होता है। अब क्या होगा, लोग अपनी अपनी दोस्तियां पालेंगे। पहले भी अपनी नौकरियां और पोस्टिंग के लिए वो सिफारिशें ढूंढते फिरते हैं, अब इससे लोग मायूस होंगे तो मायूस। लेकिन मुझे एक चीज बताएं, खराब होगा। कायरा साहब मुझे एक चीज बताएं, वो तो मैं टोटली पहले ही बात कर चुका हूं, आपका कनेक्ट नहीं हुआ था कि जब 6 आईजीज बदले जाएंगे एक सूबे में और उसके बाद इस तहरीक का भी तमाम इशू का जिम्मेदार पुलिस अफसरान को किया जाएगा, तो मोरल तो तबाह हो गई। मेरा सवाल ये है कि एक माह पहले मजहबी जमातों का इतना ज़्यादा ना जिक्र था ना उनकी रेलेवेंस थी, आज बहुत ज़्यादा रेलेवेंस होगी। जैसे मैंने बताया, अंसारुल इस्लाम जो JUI की पार्टी थी, बैन थी, उसका भी डॉक्यूमेंट मूव हो गए कि जी इसका बैन भी हटाएं। अब बाकी भी तहरीकें जागनी शुरू हो गई हैं, सिपा साहबा वाले भी आज शुरू हो गए हैं जी हमें भी छोड़ रहे हैं, अगर बाकियों को एक क्लियरेंस सेल लगी हुई तो हमें भी करें। मेरा सवाल ये कि क्या ये मजहबी जो ये एकदम पार्टीज आ रही हैं, क्या ये एक नेचुरल डेवलपमेंट हो रही है या एक इत्तेहाद या थर्ड ऑप्शन बनाया जा रहा है अगले इलेक्शंस के लिए? अलग साहब, मेरी बात एक लिख के रख लीजिए। मेरा हंच कहता है, मेरा अंदाजा कहता है कि अगले इलेक्शन से पहले या शायद चंद महीनों के अंदर अंदर आइंदा दिनों में जो कुछ हो रहा है ना, इसका नेचुरल आउटकम क्या होना है कि पॉलिटिक्स फेल हो गई है, सियासी जमातें फेल हो गई हैं, फौज की हुक्मरानी फेल हो गई है, लिहाजा अब हमारे पास सिर्फ एक रह गया, इस्लामी निज़ाम नाफिज करो। उसके लिए किसी सियासी मजहबी जमात के साथ लोग खड़े किए जाएंगे या लोग खड़े होंगे, वो एक नया मुस्तकबिल का एक नारा बना के खड़े होंगे। इसलिए कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, फौजी हुकूमतें ये तो आजमाई जा चुकी है। आप क्या अफगानिस्तान 2, आप अफगानिस्तान 2 का नक्शा दे रहे हैं हमें? मैं आपको जो कह रहा हूं कि आपके मुल्क के अंदर अगले चंद दिनों में या अगले चंद हफ्तों में इस सारे आउटकम के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग किसी एक जमात को ज्वाइन करेंगे जो पाकिस्तान में मुस्तकबिल का मजहबी नक्शा कि जी यहाँ पे अगर इस्लामी रियासत कायम होगी तो हम बच सकते हैं, वरना नहीं, क्योंकि हमारी बुनियाद वो थी। मैं समझता हूँ ये हमारे। चलें इस पे जरा ले लेते हैं शिबली साहब का व्यू पॉइंट। लेकिन मुस्कुरा रहे हैं आप, ठीक मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कायरा साहब की बात अगर मैं जोड़ूं, जो एजाज चौधरी साहब ने बयान दिया है, जो आपके सेंट्रल पंजाब के सदर हैं पंजाब के, उनका कुछ दिन पहले बयान था जिसका हमने रिजेक्शन सरकारी लेवल पे नहीं देखी कि, लेकिन कि एक बारी पूछा किसी ने फुआद साहब से, उनका जी उनका अपना बयान है जहां उन्होंने कहा कि जी मैं तो फूलों का गुलदस्ता लेके जाऊंगा साथ रिजवी साहब के लिए जब वो रहा होके आएंगे, और दूसरा हम सीट एडजस्टमेंट्स देखेंगे इनके साथ आने वाले इलेक्शंस में, पॉलिटिकल सीट इलेक्शन सीट एडजस्टमेंट्स भी होंगी। ये अब आपका एक सेनेटर, आपका सेंट्रल पार्टी रहनुमा कह रहा है, तो ये फिर अगर कायरा साहब की बात से जोड़ें तो नहीं, बात तो बनती है। फेयर इनफ। देखें जो एजाज चौधरी साहब ने कहा है, मैं तो ज़ाती तौर पे ना उसको इंडोर्स करता हूँ, ना मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई ऐसी बात की है जिसको कि मुझे तो इल्म नहीं है। लेकिन देखें बात ये है कि जो कायरा साहब कह रहे थे, कायरा साहब ये कह रहे थे कि जी ये अब ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लेकिन वो भूल गए हैं कि जब 77 में हुआ था तो ज़ियाउल हक ने यही तो किया था कि जी सब कुछ फेल हो गया है, सियासी जमातें फेंक गई, अब निज़ाम मुस्तफ़ा चलेगा। अब वो देख लिया मुल्क ने भी कि वो 10 साल चले और वो उसमें निज़ाम मुस्तफ़ा क्या, बल्कि जो है तो मेरा ख्याल है कि उस कॉज को सबसे बड़ा धचका मिला। तो ये फार्मूला इस्तेमाल किया जा चुका है कायरा साहब, ये दिस इज़ बीन ट्राइड एंड टेस्टेड एंड इट हैज़ फेल्ड। अब बात यह है कि हमने देखे ना प्रॉब्लम क्या आता है, आज भी मैंने देखा ये इस सेशन में मैं मौजूद था, प्रॉब्लम क्या आता है कि हर वक्त में ये होता है, प्रॉब्ली यू कैन से दैट यू आल्सो डिड द सेम थिंग, बट वी एक्चुअली दैट आई रिमेंबर, जो मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े क्लियरली कहा था कि इसमें आपने बिल्कुल इंटरफेयर ना करना है और ना इसको सपोर्ट करना है, जो फैज़ाबाद में हुआ था या क्या हुआ था। अच्छा, अब
आज भी जो उन्होंने भी उस वक्त ये भी कहा था हमारे बहुत से लोगों का दिल है कि हम भी जाके शामिल हो जाएं। नहीं तो दैट वाज अ दोनों बातें की थी। देखिए नहीं, ये तो एक ऑनेस्ट बात की है, जो बंदा इस मुल्क में ऑनेस्ट शाह महमूद साहब चले भी गए, शाह महमूद साहब चले भी गए थे। देखें, जो अगर ऑनेस्ट बात करे तो फिर उसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है, अगर कहे तो ऑनेस्टली बात की, यार मुनाफिकत तो नहीं की है। आज उधर असेंबली में जो जॉइंट सेशन था उसमें हमने यही देखा, शहबाज शरीफ शुरू हुए, बजाय वो किसी सलूशन की बात करते, बजाय वो एक ओकेजन के मुताबिक अपने आप को बड़ा साबित करते, उन्होंने वही अपनी टिपिकल जो कि नून वालों की आते हैं कि वही जी महंगाई और ये प्राइम मिनिस्टर यूं और प्राइम मिनिस्टर वो, इस किस्म की बातें। सो वी, हमारी मिसफॉर्चून ये है कि वी हैव अपोजिशन लाइक देम, लाइक PMLN, कि ये लोग बजाय इसके कि कोई ये अच्छा 3 साल में ये सब कुछ हमने किया है, आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल दिस दैट वी हैव इनहेरिटेड देम। फिर कहते हैं कि जी आप माजी की बात, बट दैट्स अ फैक्ट। ये जो है ये चीजें, ये नर्सिंग की गई है। दो बारी आप लोगों ने बैक ऑफ किया है। एक बारी इजाज शाह साहब ने एग्रीमेंट साइन किया, आपने तब बैक ऑफ किया, तब हमें बताया गया कि आइंदा धरने नहीं होंगे। आप दोबारा उसके बाद धरने हो गए, फिर आपने बैक ऑफ कर दिया, फिर आप हमें बता रहे हैं धरने नहीं होंगे। आपकी तो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट पहला पे पिट चुका है। देखिए मैं नहीं, आपने किया था कॉन्ट्रैक्ट। देखिए मुझे, मैं मलिक, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, 2020 मुझे आप बताएं, आप बताना चाह रहे हैं, आपको इस मुल्क को सोल्यूशन देना चाहते हैं या आप मजे लेना चाहते हैं? इस नहीं, हम तो सोल्यूशन चाहते हैं। नहीं तो सोल्यूशन करें ना, सोल्यूशन दें। क्लियर थॉट प्रोसेस चाहिए। आप अपने दोस्तों से कहें, ये जो PMLN के हैं, कायरा साहब से हैं, कि ये तो बड़ा आसान है क्रिटिसाइज, जी ये होगा वो होगा ये होगा, पेशन गोइयां हो रही हैं। ये जो इशू है जो कि पाकिस्तान, सोल्यूशन आपने देने। नहीं देखिए, आपका मुल्क नहीं है, इनका मुल्क नहीं है। अपोजिशन का काम सिर्फ यही है कि जी बस इस इंतजार में रहना के काम। हमारा काम है हुकूमत अपनी ट्राई बेस्ट करना, जो गिवन सिचुएशन है वो आपकी पॉलिसी की कंफ्यूजन पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक वजीर डोंट गिव मी दिस। नहीं देखिए, बात ये है कि ये बातें तो बड़ी आसान होती हैं। पश्तो में एक कहावत है कि वो क्या कहते हैं कि तमाशबीन द नखे मंजूली, तमाशबीन जो होता है ना, जिस तरह की ये इस वक्त तमाशबीन है, ये जो है ना वो निशाना बिल्कुल उसके सेंटर में मारता है कि यार ये जरा यूं कर ले तो सेंटर आप तमाशबीन नहीं कर रहे हैं इस इशू पे। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, मैं कोई सोल्यूशन मुझे बता दें यार, बाकी बहस छोड़ें, मुझे सोल्यूशन दें कि जी आप बताता हूं, चुप तो करें ना जी, चलें बताएं। मैं सोल्यूशन देता हूं। मुझे अगर आप थोड़ा सा गाइड कर देंगे, हकीकत बता देंगे, तो मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। इज TLP या इंडिया फंडेड ऑर्गेनाइजेशन? क्या ये सवाल मुझसे? सॉरी जुबैर, मिस हो गया, क्या कह रहे हैं? जी आपसे पूछ रहा हूं। मैंने कहा कि मैं सोल्यूशन दे दूंगा, मुझे हकाइक तो पहले बता दें। इस यार आप तो कल पैदा हुए हैं जुबैर, आई एम सॉरी कि आप कल पैदा हुए हैं, मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि आपको पता ही नहीं है। आपने पूरी, हम तो भाई अभी 3 साल हुए हैं इस मुल्क में हुकूमत हमने संभाली है। आप लोग पिछले 30-40 साल से आपको पता है कि क्या मसाइल हैं, ये एक्चुअल मसाइल हैं, ये क्रिएट किए गए हैं। शिबली साहब एक बात बताएं जी, फिर मैं कारा साहब को भी ले लूं। ये मैं जुमला बड़ा सुनता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है। हाँ, आपकी टोटल टर्म 5 साल के लिए इलेक्ट किया था, 30 सालों के लिए नहीं किया कि आप कहेंगे हमें 3 साल हो गए, आपने 70% अपनी टर्म पूरी कर ली है। हाँ। ये क्या जवाब होता है कि हमने बिल्कुल 3 साल हुए? एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, आप जर्नलिस्ट कब बने? एक सेकंड, आप मालिक कब से बने? दूसरों को भी इतना पैदा हुए थे, बने थे? भाई कॉन्ट्रडिक्शन आप अपनी बताएं। आप बताएं, आपने अगर आप बने हैं तो एक एक्सपीरियंस के थ्रू बने हैं ना, और 3 साल के एक्सपीरियंस में आप आज इधर हैं, आप उधर बने हैं। नो, देखें बात ये है कि दे आर वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट। ये मजे ले रहे हैं, ये कहते हैं कि हुकूमत मुश्किल में है तो आओ इसमें और भी मलबा डालो। नहीं, दिस इज रिडिकुलस, दैट्स व्हाई वी आर वेयर वी आर। अच्छा, लेट मी फिनिश। जी जुबैर कहिए। यार एक तो देखे ना, ये तो बड़ा अजीब है, इतना लंबा लेक्चर मिल गया। कहा फवाद चौधरी ने, कहा असद उमर ने, कहा वो शेख रशीद ने कि जी ये इंडियन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है और हमें कह रहे मजे ले रहे हैं। मतलब हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, पूरी कौम को कंफ्यूजन नहीं होगा। और दूसरी बात ये है, जब इन्होंने 2-3 दफ़ा ज़ियाउल हक का जिक्र किया था, बिल्कुल सही जिक्र किया था, उससे लेसन हमें क्या मिला था? हम ज़ियाउल हक को जो सबसे ज़्यादा पूरी कौम ब्लेम करती है, वो इसलिए करती है कि उन्होंने रिलीजन का गलत इस्तेमाल किया था अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए। उसके बाद हम उधर से डिस्टेंस होना शुरू हो गए थे। यार आपके लीडर ही उन्हीं के उसमें बने हैं। इमरान खान ऑन टॉप ऑफ अस। यार बात सुन लें यार, आप किसी की बात सुना करें। इमरान खान साहब आके रोज एवरी सिंगल डे ही इन्वोक्स, ब्रिंग्स इन रिलीजन
इन द नेशनल अफेयर्स। बातें करते हैं कि जी वो कल भी मैं सुन रहा था कि मॉरल हाई स्टैंडर्ड्स के बता रहे थे कि किस तरह से रियासत मदीना में होता था। बिल्कुल। और किसी ने सवाल पूछा कि तोशा खाना में क्या आया था, तो वो तो बता दें। हज़रत उमर की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हज़रत उमर से पूछा किसी ने कि उन्होंने ये कपड़े कौन सी इनकम से पहने हैं, तो हमने जब पूछा कि जी तोशा खाना में जो आपको मिला था चीज़ें वो आप क्यों नहीं बताते, तो कहते नहीं बताते। प्लीज स्टॉप यूजिंग रिलीजन। वैसे आप लोगों के पास एक तो था, अगर ये लोग जैसे भी थे, आपसे मैशत नहीं संभल रही ना संभले, आपसे दूसरे लेकिन हमारा ख्याल था कि आप अखलाकियात का एक नया स्टैंडर्ड कम से कम सेट कर देंगे। यार मैं आपको बताता हूं, अगर सवाल सुन ले, अगर मियां साहब भी तोशा खाना नहीं बताते थे और आप भी नहीं बताते तो फिर फर्क क्या दोनों में? देखिए मेरी आपको बताऊं, पहली बात तो ये है ना कि इस बात को तो बड़ा क्लियर करें कि जो इस वक्त जो सिचुएशन है आया उससे ये बता दें कि जाहिर करना चाह रहे हैं। अगर आप मुझे ये बता दें कि आपकी जो हमने, आप कह रहे हैं ना कि हमने उसको मोरालिटी को देखें, हमारा प्राइम मिनिस्टर वो नहीं है जो कि इनका प्राइम मिनिस्टर जो था। तो छोटी छोटी बातों में क्यों, छोटी बातें क्यों है यार, अरबों डॉलर लेके चले गए हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे ब्रेक लेना कह रहा साहब, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं ब्रेक के बाद। आपसे आके पूछते हैं कि मुझे ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा होता है तो मुझे उसका होल्ड करने का ज़्यादा उम्मीद इसलिए है कि उसमें अगर अफ़गान तालिबान शामिल हैं, हक्कानी ग्रुप भी शामिल हैं, तो उसका ज़्यादा पायदार होने का मुझे तासुर इसलिए मिलता है क्योंकि उनको अफ़गानिस्तान से अगर वो सपोर्ट नहीं मिलती तो फिर मजबूरी है कि एग्रीमेंट चले और सब कुछ हो। सवाल मेरा आपसे यह है कि जो पाकिस्तान की इनप्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे TLP है, अब अंसारुल इस्लाम है, कल को मुझे नहीं पता क्या बनता है ये लश्कर जंगवी और इन तमाम चीज़ें, इस किस्म की चीज़ें जो इंटरनली इनकी सपोर्ट है, इंटरनली इनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, इंटरनली कौम का हिस्सा हैं, इनके साथ मुआहदे कैसे चल पाएंगे और इनसे हम कैसे आगे डील करेंगे? ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। थोड़ा सा टाइम रह गया, कारा साहब जल्दी से, TTP वाला तो मुआहदा शायद चल पड़े, उसमें हक्कानीज भी इन्वॉल्व होंगे, अफगान गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है तालिबान की, तो अगर वहाँ पे उनको सपोर्ट नहीं मिलती तो मजबूरन करना पड़ेगा। ये जो लोकल ग्रुप्स हैं जिनकी सपोर्ट भी लोकल है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी लोकल हैं, आइडियोलॉजी भी लोकल है, इनके साथ चल पाएगा मामला आगे? मालिक साहब, जो मैंने पहले भी गुजारिश की कि हमारे मुल्क के अंदर मजहबी सियासत का इशू नहीं है। अब जो रास्ता बनाया जा रहा है वो मजहबी सियासत का है और अनफॉर्चुनेटली मौजूदा हुकूमत भी वही हथियार इस्तेमाल कर रही है। अब असल में इशू है पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में जो युद्ध होगा ना, वो होगा, लड़ाई होगी बेसिकली और ज्यादा मसल की। यूं आप अपनी रियासत के अंदर मजहबी सियासी जमातों की स्पेस बढ़ेगी और सियासी जमातों की स्पेस कम होगी तो मसलक की लड़ाई होगी। रेलवी देवबंदियों को नहीं सुनेंगे और वो देवबंदी जो है वो अहले तशय्यो की जो फिका है उसके ऊपर अमल नहीं करना चाहेंगे। ये ऐसे इख्तलाफात हैं जिसका कोई किसी के पास मुमकिन नहीं है, लेकिन जिस तरह माजी में तजर्बे हुए कि हम मुख्तलिफ जमातों को इकट्ठा करके मजहबी सियासी जमातों के नाम पे और मुत्तहिदा मजलिस अमल बना दी गई, इस तरह ये रियासत के अंदर अपना रियासती ताकत के अंदर अपना शेयर लेने का फार्मूला है। ये हथियार बाज़ औक़ात मुस्लिम लीग भी इस्तेमाल करती रही, आज भी इस्तेमाल किसी हद तक कर लेती है। तो ये खतरनाक ट्रेंड है। अब इसको मजीद हम बेबसी के आलम में बढ़ाते चले जा रहे हैं और ये अच्छा, मेरे आखिरी 3 मिनट है, मैं तीनों से एक रिक्वेस्ट है, स्टार्टिंग विद यू कार साहब, मुझे बताएं क्या सोल्यूशन है इस वक्त, क्या इस मामले को हल कैसे किया जाए, ये जो मजहबी इश्यूज बन गए हैं, वेरी क्विकली। ये मालिक सिंपल इशू है, आप रियासत के अंदर एक ऐसा जो है ना आइन के तहत इलेक्शन का ये फैसला कर ले कि हमने एक आईनी जमहूरियत चलानी है या इस मुल्क के अंदर हमने कोई और तरह का निजाम कायम करना है। जब तक आप अपने सिस्टम के साथ क्लैरिटी के साथ खड़े नहीं होंगे, ये तरह का बटेर वाला निजाम उसके नतीजे में जिस तरह हम डिक्लाइन कर रहे हैं, गिरते चले जाए। जुबैर साहब, कोई सोल्यूशन है? वो तो कहते तमाशबीनी नहीं, सोल्यूशन
नहीं, सोल्यूशन यही है कि आइन के हिसाब से आप किसी को, चाहे वो रिलीजन के नाम पर बाहर सड़कों पर आए या सियासत के नाम पर आए, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है जैसे कि की गई है, और अगर वो इंडियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है और अगर इंडियन फंडेड भी है, तो फिर आप कानून के तहत उन पर एक्शन लें और उनको उनके साथ जो नेगोशिएशंस हैं, इट्स सेपरेट इशू। सो अगर टीटीपी के साथ आप नेगोशिएशंस कर रहे हैं और साथ में ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अ स्पेट ऑफ अटैक्स ओनली अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, तो मेरा नहीं ख्याल है कि रियासत ऐसे आगे चल सकती है। ये मुझे बताएं वेरी क्विकली, आज मीटिंग से यही बताया गया कि आर्मी क़यादत ने कहा कि जी ये जो भी टीटीपी से होगा मुआहदा, ये आप असम्बली के पास लाएं और असम्बली उसको फैसला कर ले। हमने टीएलपी पे देखा कि मुआहदा अल्टीमेटली अस्करी कुव्वतों ने करवाया, इंटरवीन किया, चीज़ें सॉर्ट आउट करवाईं। टीटीपी के साथ भी मुआहदा जौन सा है वो बेसिकली इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन है, पॉलिटिकल सियासत भी है, लेकिन प्राइमरीली हमारी इंटेलिजेंस के लोग ही उसको डील कर रहे हैं। तो क्या ये सारा जायज़ है कि डील्स और करें और फिर आप डाल दें सारा सिविलियन गवर्नमेंट्स पे या पार्लियामेंट पे कि वो ओन अप करें, कि या वक्त आ गया है कि इन इश्यूज़ के ऊपर अस्करी क़यादत और पॉलिटिकल क़यादत खुल के सामने या इकट्ठे खड़े हों या ना हों, लेकिन ये बिहाइंड द सीन्स वाली गेम देखें, ये इशू मैसेज कंफ्यूजिंग हो जाता है। देखें, ये इशू जो है, इसका जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो पार्लियामेंट है। उसमें पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातें हों, हमारी जो रूलिंग कोalition है, ये सारे मिल के बैठें और ये तय करें। बिकॉज देखें, ये मसला ये नहीं है मैं आज ज़िद पे हूँ तो खुशगुमान हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये मसला हर हुकूमत को आया है और आएगा अगर खुदा न खास्ता, ठीक है। इसमें बेहतरीन इसका ये हल है कि इसमें जितनी भी पार्लियामेंट है वो इस पे फैसला करे, इस पे एक रास्ता बनाए, एक चार्टर बनाए। और आखिर में ये भी है कि इन एडिशन टू व्हाट कायरा साहब सेड, मैं ये समझता हूँ कि जब तक आपकी मुल्क की इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, तो ये मसाइल हमारे बढ़ते रहेंगे। बिकॉज जो यूथ है पार्लियामान कैसे बनाएगी? आपके वजीर आजम तो लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ मिलाने के रवादार नहीं है, तो कैसे पार्लियामान बैठेगी? आप तो अपोजिशन कैसे बैठेगी? इसकी कोई वो नहीं है। देखिए, ये तो एक ऐसा इशू है ना जो कि हम सबका कॉमन है, इससे हम फेस करते हैं एज अ आम सिटीज़न। जो ट्रैफिक बंद हुई, जो लोगों को नुकसान हुआ वगैरह वगैरह, टू ऑल दोज हु आर इन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें तो एक माहौल बनाना होगा और अपोजिशन को भी देखें ना। होता प्रॉब्लम यही है कि अपोजिशन इंस्टेड ऑफ कुछ इश्यूज़ पे बजाय इससे कि वो सलूशन दे और ये कहे कि नहीं जी ये इस इशू पे जो है ना हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल बात बदल जाती है, गेम बदल जाती है, ठीक है। तो आप बदलवाएं ना गेम। नहीं, ये तो अपोजिशन भी उस पर डिपेंड करता है ना। हम तो हैं, वी आर विलिंग, बट अपोजिशन ऑल्सो हैज़ टू राइज अप टू द ओकेजन। से तो कर लेना ऑन द सेम पेज, पहले फवाद चौधरी से तो सेम पेज पर कर लें। हमें आप यही बातें करते रहें, थोड़ा थिंक बिग। चले मेरा वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, बड़े सेंसिटिव सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे कारा साहब ने भी कहा, दूसरी बात है, ये हकीकत है। ये जो सियासत में एक मोड़ आ रहा है, ये बड़ा अलार्मिंग मोड़ है। इतनी सिंपल बात नहीं, ये हैव्स और हैव नॉट्स के मसाइल भी हैं। ये एक्सप्लॉयटेशन, गुर्बत और उसकी भी है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें समझदारी से काम न लिया गया तो एक माहौल बन जाएगा जहाँ पे एक थर्ड फोर्स बन सकती है जो दलील के बजाय ज़ोर में बिलीव करती है। और जब ज़ोर से वैसे बात की जाए तो उसकी पहली कैजुअल्टी जमहूरियत होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।